पंजाब में कांग्रेस को एक जोर का झटका लगे, इससे पहले कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चाओं का इतना असर हुआ है कि पंजाब कांग्रेस अचानक बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है। पार्टी के वो नेता और विधायक जो बीते 3 साल से हाशिए पर धकेल दिए गए थे, अब राज्य इकाई को याद आने लगे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अपने स्तर पर प्रदेश कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। उन कांग्रेसी विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है जिनको बीते 3 साल के दौरान न तो सरकार में जगह मिली और न ही सरकार में उनकी कोई बात सुनी गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कैप्टन जल्द ही राज्य के कांग्रेसी विधायकों से एक-एक कर मिलेंगे। दूसरी ओर प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ जिलेवार कांग्रेसी वर्कर्स और पदाधिकारियों की टोह लेने लगे हैं। दरअसल राज्य इकाई के सभी विंग इस समय निलंबित है और लंबे समय से इनके पुनर्गठन की कोशिश भी नहीं की गई है। इस पूरी कवायद का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते कुछ दिनों से अपनी जिम्मेदारियां राहुल गांधी को ट्रांसफर करनी शुरू कर दी हैं, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष का पद फिर से दिया जाएगा। इधर पंजाब कांग्रेस की चिंता ये भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में लाने वाले राहुल गांधी ही हैं और उनकी राहुल से काफी अच्छी ट्यूनिंग है। दूसरी तरफ कांग्रेस की चिंता यह है कि जिस भी राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां आपसी मतभेद खत्म नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस की गुटबाजी के कारण ही एमपी में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। वहीं राजस्थान में भी सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट में अनबन की खबरें हैं। हालांकि पंजाब में सिद्धू कांग्रेस को झटका दे, इससे पहले पार्टी उभरने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना से राज्य को बचाने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस हमलावर हो गई है। पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर निशाना साधा। उसके बाद हमेशा से शिवसेना गठबंधन के खिलाफ रहे कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव सरकार पर हमला बोला है। निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर कोरोना वायरस संकट से निपटने में नाकामी का आरोप लगाया है। संजय निरुपम ने ट्वीट किया, मुंबई में 1181 आईसीयू बेड उपलब्ध है। 1167 बेडों पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज जारी है। सिर्फ 1% बेड बचे हैं। मुंबई के 530 वेंटिलेटर्स में से 497 इस्तेमाल में है। सिर्फ 6% खाली है। ये तैयारी हुई है पिछले 80 दिनों में, जबकि पीक समय अभी बाकी है। इसके अलावा संजय निरुपम ने एक और ट्वीट के जरिए शिवसेना पर हमला बोला। निरुपम ने लिखा कि भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात बीएमसी ने कफन में भी दलाली खाई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,04,568 हो गई है। इसमें से 51,392 एक्टिव केस है, जबकि 49,346 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। चिंताजनक बात यह है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक यहां 3,830 लोगों की मौत हो चुकी है। निरुपम इससे पहले भी कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोल चुके हैं और अब कांग्रेस के दूसरे नेता भी शिवसेना गठबंधन से खुश नहीं हैं। कांग्रेस के दिन खराब चल रहे हैं। पार्टी पहले ही हाशिए पर पहुंच चुकी है। अंदरूनी कला की वजह से कांग्रेस के हाथ से एमपी की सत्ता गई। उसके बाद गुजरात में भी कई विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। वहीं राजस्थान कांग्रेस में भी मतभेद की खबरें निकलकर सामने आई। पंजाब में भी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। 19 जून को 2 दर्जन सीटों के राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। इस बार राज्यसभा का चुनाव महज उच्च सदन में एक सांसद को चुनने भर का चुनाव नहीं होगा, बल्कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस में इसके जबरदस्त साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब कांग्रेस पहले से ही पार्टी के अंदर आंतरिक गुटबाजी और नेतृत्व संकट को लेकर परेशान है। पार्टी के अंदर से राहुल गांधी की दोबारा अपनी नई टीम के साथ अध्यक्ष बनने की खबरें आ रही हैं, तो साथ ही पार्टी के अंदर की खेमेबाजी भी खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के प्रवक्ता रहे संजय झा एक लेख में पहले ही पार्टी के राजनीतिक स्टैंड पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी के अंदर निर्णय और स्टैंड लेने की क्षमता में कमी आ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी पिछले कुछ समय से लगातार पार्टी के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। अब संकेत है कि पार्टी कैसे भी राज्यसभा चुनाव निकालना चाहती है। उसके बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कांग्रेस अपने बड़े सुरमाओं को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। हालांकि कांग्रेस के बीच मतभेद बीजेपी के लिए किसी अवसर से कम नहीं है और बीजेपी इस अवसर को भुनाने की भरपूर कोशिश कर रही है।
महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस और शिवसेना में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। बीते कई दिनों से कांग्रेस के नेता सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी को शिवसेना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, लिहाजा शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर भड़ास निकाली है। सामना ने कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और बाला साहेब थोराट को निशाने पर लिया है। संपादकीय में लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है, लेकिन समय समय पर पुरानी खटिया रह रहकर कुरकुर की आवाज करती है। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा, खटिया पुरानी है लेकिन इसकी ऐतिहासिक विरासत है। इस पुरानी खाट पर करवट बदलने वाले लोग भी बहुत हैं, इसलिए ये कुरकुर महसूस होने लगी है। सरकार को नसीहत देते हुए संपादकीय में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री ठाकरे को अघाड़ी सरकार में ऐसे कुरकुराहट को सहन करने की तैयारी रखनी चाहिए। संपादकीय में लिखा गया है कि उसी खाट पर बैठे अशोक चव्हाण ने भी इंडियन एक्सप्रेस को साक्षात्कार दिया और उसी संयम से कुरकुराए। सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सरकार में हमारी बात सुनी जाए। प्रशासन के अधिकारी नौकरशाही विवाद पैदा कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। अब ऐसा तय हुआ कि कुरकुर की आवाज वाली खाट के दोनों मंत्री महोदय मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कहने वाले हैं। संपादकीय में आगे लिखा गया है कि मुख्यमंत्री उनकी बात सुनेंगे और निर्णय लेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या कहना चाहती है? राजनीति की ये पुरानी खटिया क्यों कुरकुर की आवाज कर रही है? सीधे तौर पर संपादकीय में कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं पर हमला बोला गया है। हालांकि अभी तक इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना में जैसे बयानों के तीर चल रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि राज्य की राजनीति में कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है। कोरोना संकट काल में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने में लगे हैं, लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस को इसका जवाब दे रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर कोरोना वायरस संकट के दौरान भी तुच्छ राजनीति में उलझे होने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के लिए हमेशा देश नहीं बल्कि राजनीति और राजनीति ही पहले रही है। यदि कांग्रेस नहीं जानती कि विपक्ष के तौर पर कैसे व्यवहार उसे करना चाहिए, तो हमसे थोड़ा ट्यूशन ले लीजिए, हम आपको सिखा देंगे। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के दौरान आगे रहकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरा विश्व इसकी सराहना कर रहा है। इस दौरान भी विपक्ष अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को कमजोर करने की रणनीति तैयार कर रहा था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के तौर पर अपनी लंबी भूमिका के दौरान बीजेपी हमेशा संकट के हालात में किसी बेकार राजनीति में उलझे बिना देश के साथ खड़ी रही। बीजेपी अध्यक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर भी पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकोलस बर्न्स से बातचीत के दौरान किए एक कमेंट के लिए तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश के डीएनए के बारे में चिंता मत कीजिए, आपको कांग्रेस के डीएनए में बदलाव की चिंता करनी चाहिए। यदि आप इसे दिमाग में रखेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य और देश के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। देश भर में कोरोना का संकट है और कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में बिजी है। कांग्रेस को देश की नहीं बल्कि अपने विधायकों और राज्यसभा सीट की चिंता है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक 5 स्टार होटल में शिफ्ट किया है। यहाँ कांग्रेस विधायक बेफिक्र होकर मौज मस्ती कर रहे हैं। इन विधायकों के क्षेत्र की जनता भले ही परेशान है, लेकिन ये विधायक ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के विधायक इधर उधर नहीं भागे, इसके लिए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इन विधायकों को 5 स्टार होटल में रखा गया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों के विधायकों के साथ साथ 13 निर्दलीयों समेत 100 से ज्यादा विधायकों को JW मैरियट रिजॉर्ट में रखा गया है। कांग्रेस ने जिस JW मैरियट रिजॉर्ट में अपने विधायकों को रखा है, वहां से जुड़े ट्वीट और तस्वीरें सामने आई हैं। एक में 2 विधायक और पूर्व मंत्री बाबू लाल नागर और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को मॉर्निंग वॉक पर एक साथ देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीर में टोंक के विधायक प्रशांत भैरवा साइकिल ट्रैक का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वह मामलों और खेल मंत्री अशोक चांदना को रफीक खान, निर्दलीय विधायक S लोढ़ा, AICC सचिव काजी निजामुद्दीन और दूसरे नेताओं के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा जा सकता है। एक दूसरे फोटो में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को एक पुल शॉट मारने की कोशिश करते दिखाया गया है। मतलब जिस राजस्थान में कोरोना का कहर है, वहां के विधायक अपने क्षेत्र की जनता को छोड़ 5 स्टार में होटल में हंसी खुशी के साथ रह रहे हैं। इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या हो सकती है? मध्य प्रदेश में भले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस अभी से ही फर्जीवाड़े पर उतर गई है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान को बदनाम करने की कांग्रेस नेता साजिश रच रहे हैं और इस साजिश में शामिल है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। दिग्गी ने बीते दिनों एक फर्जी वीडियो ट्वीट किया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो ट्वीट हुआ। वीडियो के साथ एक कैप्शन लिखा था, मंदिरालय खोल दिए पर मंदिरों और पूजा स्थलों पर लॉकडाउन। वाह रे मामा, इतना पिलाओ कि पड़े रहें, क्या कहने। लेकिन ये वीडियो एडिटेड पाया गया। ये बाद में डिलीट कर दिया गया। लेकिन दिग्विजय सिंह की इस हरकत के बाद एमपी में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने दिग्विजय सिंह पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा कूट रचित वीडियो ट्विटर पर डालकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। इसके बाद बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा और पुलिस को एक लिखित शिकायत देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। एमपी में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद से ही कांग्रेसी नेताओं ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और सिंधिया से लेकर बीजेपी के दूसरे नेताओं पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी सिंधिया को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक ऑडियो जारी किया गया था, जिस पर काफी बवाल मचा था। भारत चीन सीमा पर शांति की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और एलएसी पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने जबरदस्त कार्रवाई की है। भारत की तरफ से कार्रवाई में दावा किया जा रहा है कि इस झड़प में 5 सैनिक मारे गए और 11 जख्मी हुए हैं। हालांकि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने ट्वीट कर माना है कि झड़प में उनके भी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि इस झड़प में भारत के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। भारतीय सेना द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में चीनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। चीन ने भारतीय सेना पर सीमा पार करने का आरोप लगाया है। वहीं भारत ने साफ कहा है कि उसने सीमा पार नहीं की है। चीन के साथ सीमा पर हुई ये घटना बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने वाला है। भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि कर दी है। इस बीच चीन सेना ने जहां भारत से घटनाक्रम को लेकर एक तरफा फैसला न लेने की अपील की है, वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी कमांड बिपिन रावत, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। दरअसल चीन भारत को हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन को पता नहीं है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है और इस बार भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।